हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग ओसीएम के सारे डिस्टिंग्विश करेंगे। मतलब सर करीब करीब आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट, एनी 3 डिस्टिंग्विश लिखने आपको 4 मार्क्स ईच, 12 मार्क्स आपके इस लेक्चर से डन हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, राइट, आपको बोर हो रहा है पढ़ाई से, कान में हेडफोन्स डाल लीजिए और लेक्चर 1.5 के स्पीड पे देखना चालू कर दीजिए। सारी कंसेप्ट्स आपकी क्लियर हो जाएगी। नॉर्मल स्पीड भी देख सकते हो, लेकिन 12 में से 12 मार्क्स अगर आपको चाहिए, राइट, पूरा लेक्चर एंड तक देखो। मैं नॉर्मल स्पीड पे पहले समझाऊंगा, फिर फटाफट उससे रिवाइज भी कराऊंगा, तो सारे डिस्टिंग्विश आपको मेरे साथ ही लर्न करना है, ये टारगेट रखिए। दोस्तों, 21 के जितने भी डिस्टिंग्विश दिए हुए हैं, राइट, अपने जो और अदर इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, सब मैंने यहां पे कवर किए हुए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप लोगों की पढ़ाई मेरे साथ ही यहां पे डन हो जाएगी। लेकिन सर वंस अगेन क्वेश्चन यही आता है कि डिस्टिंग्विश में सर 4th क्वेश्चन पे तो हम आ जाएंगे, लेकिन कितने पॉइंट लिखने हैं सर बहुत सारे मुद्दों में, जैसे हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करें, वहां पे करीब करीब 10, 11, 12 पॉइंट है, 4 मार्क्स के लिए है। तो बोर्ड का क्या एक्सपेक्टेशन है, पहले तो वो पढ़ लेते हैं, राइट। ध्यान दो, in this question 4 sub question from the different chapter will be asked, attempt any 3 out of the 4। ठीक है, ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं। in the answer to each sub question minimum 4 point of distinction with subtitle and brief explanation must be given। मिनिमम 4 बोला है, तो सर हम 5 लिख सकते हैं, हम 6 लिख सकते हैं, हम 7 लिख सकते हैं क्या? हाँ, 4 से कम तो लिखना नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ पॉइंट बढ़ाने के लिए हेडिंग्स तो लर्न करते ही नहीं है, और सिर्फ विदाउट हेडर, उन्होंने क्या कहा, विद सबटाइटल बोला है। सबटाइटल मतलब क्या सर? जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का डिस्टिंग्विश दिया है, तो सबटाइटल मतलब मीनिंग। पहले समझ लो कैसे लिखना है, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एक्सप्लेनेशन शुड बी टू द पॉइंट। अंडरलाइन किया है, देखो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन मतलब सर हम फेंकते हैं, फिर 12 में से मार्क्स मिलते हैं 6, 4, 3, 2, 5, 8, ऐसे नहीं चलेगा। आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, जितना मैं बता रहा हूं प्रॉपर बार बार उस चीज को सुनिए, यहीं पे वो चीज लर्न हो जाएगी। एग्जाम में वैसे ही लिखना, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। एंड अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल्स। क्या पता हमको क्या हो गया है, बहुत सारे बच्चे सर होता कुछ और है, लिख के कुछ और आते हैं और बोलता है 12 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ऐसे मत करो सर और मैम, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कैसे उसको लिखना है। प्रॉपर आपको जो डिस्टिंग्विश दिया है, आप प्रॉपर उसे टेबल बनाओ, बीच में हेडर लिखो जो भी है आपके, सबटाइटल, एंड देन एक्सप्लेनेशन चालू करना। बराबर है, यहां तक सब क्लियर है? यस सर। तो चलो अब आ जाते हैं डिस्टिंग्विश में। पहले चैप्टर में से आपको कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं आएगा, राइट। सेकेंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं सर, इसमें बहुत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारे डिस्टिंग्विश दिए हुए हैं। सब मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन ये मैं एंड में रखता हूं सेशन के, बिकॉज जिन बच्चों ने सेकेंड चैप्टर नहीं भी किया, उन बच्चों का ये इससे चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट टेबल है करके सर, राइट। इसके डिस्टिंग्विश भी करेंगे अलग से, लेकिन लास्ट में करते हैं। अदर देन चैप्टर नंबर 2, हम लोग आगे के डिस्टिंग्विश में आपको सारे चैप्टर के करवा देता हूं, राइट। एंड देन आफ्टर हम लोग आएंगे चैप्टर 2 पे। तो सर और मैडम बिना समय गवाए अब हम लोग चालू करते हैं अपना पढ़ाई। एवरीवन, सबका कंसंट्रेशन होना चाहिए यहीं पे। आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, राइट। तीसरे चैप्टर में से कोई डिस्टिंग्विश नहीं है मालिक, अंडरलाइन कर देना। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। सबसे पहला डिस्टिंग्विश देखो, फर्स्ट से कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, सेकंड से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। मतलब हो सकता है पूछ ले प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का डिफरेंस, हो सकता है प्लानिंग एंड डायरेक्शन का डिफरेंस, वो मैं बताऊंगा लेक्चर के एंड में। लेकिन थर्ड में भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, फोर्थ से एक डिस्टिंग्विश आ सकता है। सबसे पहला डिस्टिंग्विश जो हम लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक। एवरीवन, दोस्तों पूरा मोटिवेट होके बैठो, ये लेक्चर के साथ ही आपको पढ़ाई खत्म करनी है। तो जितने भी मेरे मतलब आधे घंटे का, 1 घंटे का जो भी सेशन होगा, इस सेशन के साथ आपका डिस्टिंग्विश 12 मार्क्स आपके जेब में चाहिए। चलो पहला पॉइंट, कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक। फंक्शंस सर क्या है? द मेन फंक्शंस इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट,
फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड टू द इंडस्ट्री एंड अदर्स। तो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और उसे लोन की तरह पे देना। लैंड करना मतलब लोन की तरह पे देना। किसे सर? इंडस्ट्री एंड अदर्स, जो भी आम इंसान है उनको भी। तो ये प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है किसका? कमर्शियल बैंक का। उसी हिसाब से सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है सर? इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द कंट्री। चलो वापस एक बार मेरे साथ बोलो, टू द पॉइंट आंसर चाहिए उन्हें, कुछ भी मत लिख के आना। मेन हेडिंग क्या लिखेंगे सर? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। मेन पॉइंट इज फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम हुम। एक्सेप्ट डिपॉजिट नहीं, पूरा लिखना है। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड इट टू द इंडस्ट्री एंड अदर, वेयर एज द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू रेगुलेट व्हाट? मनी सप्लाई इन द कंट्री। पहला पॉइंट डन क्या सर? एवरीवन चलो रिपीट करो मेरे साथ, अगर ये होगा तो ही मतलब इस सेशन का, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मेन फंक्शन बोलो, commercial bank accept deposit from the public and lend it to the industry and other, and central bank का main function क्या है? to regulate the money supply in the country. now sir, प्रिंटिंग करेंसी। प्रिंटिंग क्या? करेंसी। अच्छा, कमर्शियल बैंक पता है ना, बाकी होशियार बच्चे उन्हें डेफिनेटली पता रहेगा। और मालिक होशियार नहीं मतलब जिन्होंने पढ़ाई नहीं है। तो सर कमर्शियल बैंक मतलब क्या? आप जो बैंक में डील करते हो, आपका एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, जो भी बैंक आपको दिखता है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, वो क्या हो गया? कमर्शियल बैंक। और आपका सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई करके, राइट? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट प्रिंट द करेंसी एंड द सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट द करेंसी नोट। सर ये तो कितना सिंपल है। आई नो, ये सिंपल समझ के ही बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लाइटली लेते हैं और पेपर में फिर अपने मन से कुछ भी फेंकते हो जो टू द पॉइंट नहीं होता है, फिर 4 में से मिलते हैं 2 मार्क्स। समझ में आ रहा है? पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों, आप बहुत होशियार हो। प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, कमर्शियल बैंक करेंसी नोट प्रिंट नहीं करती, सेंट्रल बैंक करेंसी नोट प्रिंट करती है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। देखो जिसका पहला पॉइंट हो गया, ये तो तुरंत कनेक्ट है सर, सिर्फ हेडर करना है हमको। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम हुम? फ्रॉम पब्लिक। 3 पॉइंट खत्म। चौथा पॉइंट लोन। तो सर मिनिमम 4 पॉइंट रिक्वायर्ड थे ना, तो यहां तक आने के बाद मिनिमम का क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। लोन, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू हुम? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एंड द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब सर ये बाप है, राइट? बोलते हैं ना कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये भी आपने पढ़ा रहेगा कि जब किसी के पास पैसा नहीं होगा, जब कमर्शियल बैंक को भी पैसा लगेगा, वो किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक आम इंसानों को मतलब नॉर्मल इंडस्ट्री वगैरह को लोन देता है, जबकि सेंट्रल बैंक जब लोन देने की बात आती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही लोन देता है। समझा क्या? बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल बैंक लोन देगा। मालिक लोन वाला पॉइंट। चलो एवरीवन आंखें बंद करो, सुनो मेरी बात ध्यान से कि लोन के पॉइंट में कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वेयर सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 4 पॉइंट तो डन। सर सिर्फ 4 ही लिखे क्या? नहीं सर, आगे आप 5, 6, 7 पॉइंट जितना याद रहता है टू द पॉइंट लिखी ना, उतना लिखने का ट्राई कीजिए। लेकिन 4 आपने टू द पॉइंट लिखे और आपको जनरल कुछ बात आ रही है तो फिर आप लिख के आइए वो, क्योंकि आपने मिनिमम क्राइटेरिया उनका सेटिस्फाई कर दिया है। ओनरशिप, इट कैन बी ओन बाय द प्राइवेट और बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। तो यस, कमर्शियल बैंक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ओन कर सकता है और आपका गवर्नमेंट एजेंसी भी ओन कर सकता है। वेयर सेंट्रल बैंक ओन एंड कंट्रोल कौन होता है? ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर कितना सिंपल पॉइंट था हेडिंग। ओनरशिप, कमर्शियल बैंक प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन सेंट्रल बैंक हमेशा ओन एंड कंट्रोल बाय क्या रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ बैंक्स, देयर आर मेनी कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कितने सारे बैंक्स हैं। लेकिन क्या ऐसे ही बहुत सारे आरबीआई भी होते हैं क्या? सेंट्रल बैंक भी होते हैं क्या? नहीं सर, देयर इज वन सेंट्रल बैंक इन इंडिया। क्या आपको 6 पॉइंट समझे क्या? क्या अभी जैसे डिफिकल्ट लग रहा है क्या लर्निंग? देखो हर चीज सिंपल होती है दोस्तों, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलो। कितने पॉइंट कर दिए मजाक मजाक में? 6 पॉइंट कर दिए। हर एक पॉइंट समझा, याद भी रहेगा। ओके सर, मॉनेटरी पॉलिसी, द कमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रेम, अंडरलाइन करना मॉनेटरी पॉलिसी, द कमर्शियल बैंक डू नॉट व्हाट? फ्रेम। वर्डिंग देखो, वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाते, वेयर सेंट्रल बैंक फ्रेम्स द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। मालिक लास्ट पॉइंट, कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है सर? कंट्रोल, द कमर्शियल बैंक डू नॉट कीप चेक ऑन द कंट्रोल सेंट्रल बैंक। यस, कि भाई सिंपल है,
कि पापा बच्चे को पूछ सकते तूने क्या किया, बेटा पापा को नहीं पूछेगा आपने क्या किया। तो कौन किस पे कंट्रोल नहीं रखेगा? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल रख सकता है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल रहेगा क्या? नहीं सर। कमर्शियल बैंक डू नॉट कीप चेक ऑन द सेंट्रल बैंक वेयर सेंट्रल बैंक कीप्स चेक ऑन द कमर्शियल बैंक। तो कंट्रोल वाला मुद्दा खत्म सर। एवरीवन समझा क्या आपको? यस सर। चलो पहला पॉइंट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक। अब एज यूजुअल जैसे हमने एसपी का भी किया था, अब फटाफट रिवाइज करते हैं। ये वो वाला पॉइंट, अब आप सब इस पॉइंट को पढ़ चुके हो एकदम स्पीड में। सर कमर्शियल बैंक फंक्शन क्या है? मेन फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन। मेन फंक्शन आरबीआई का क्या है सर? सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। ओके, रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। प्रिंटिंग करेंसी नोट, कमर्शियल बैंक करेंसी नोट नहीं प्रिंट करेगा, सेंट्रल बैंक करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, सेंट्रल बैंक नहीं करता करके। लोन, कमर्शियल बैंक लोन देता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को, सेंट्रल बैंक लोन देता है। चलो अपनी आंखें बंद करो, मेरी बातें सिर्फ सुनो, वो दिमाग में बैठ जाएगा। सेंट्रल बैंक लोन देगा किसे सर? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ओनरशिप सर प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, ये दोनों के ओनरशिप में दोनों लोग ओन कर सकते हैं क्या? कमर्शियल बैंक। लेकिन सेंट्रल बैंक हमेशा हमेशा ओन बाय एंड कंट्रोल बाय होम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ बैंक, देयर आर एन नंबर ऑफ बैंक हो सकते हैं कमर्शियल बैंक, लेकिन सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही रहेगा, दैट इज आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कमर्शियल बैंक नहीं बना सकती, सेंट्रल बैंक बनाती है। कंट्रोल क्या सर? कमर्शियल बैंक डू नॉट कीप चेक ऑन द सेंट्रल बैंक वेयर सेंट्रल बैंक कीप अ चेक्स ऑन व्हाट कमर्शियल बैंक डन। खत्म। समझा क्या? पूरा लेक्चर देखना, जितने भी डिस्टिंग्विश हो रहे सर आपके लिए सब चल रहा है। खुद से पढ़ाई नहीं होती तो लेक्चर देख देख के करो, लेकिन पढ़ना है। ओसी का पहला लर्न क्यों नहीं होता सर? अब कुछ पॉइंट लिखने का ट्राई करो, डेफिनेटली आपको 4 तो लिखते आ जाएंगे, बराबर है। आगे जितने आए आपकी होशियारी और डेफिनेटली आपको और देखो 12 मार्क्स डिस्टिंग्विश के, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के, 15 मार्क्स कॉलेज के मिनिमम। सर कितने हो गए? पासिंग तो हो गया ना 40 के ऊपर, फेल तो कोई नहीं होगा, लेकिन जो टॉपर बच्चे अपने जो देख रहे हैं 95 प्लस जाना ही है सर। ओके नाउ सर एक डिस्टिंग्विश आता है क्या? यहां पे 2-3 डिस्टिंग्विश बन सकते हैं, लेकिन मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करा दूं ताकि शॉर्ट नोट्स में भी आप लिख लो। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। तो आपको मे बी डिस्टिंग्विश ऐसे हो, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का फर्क बताइए, या फिर सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का फर्क बताइए। ये अगर टेबल कर लिया तो तीनों के तीनों आंसर या एन नंबर कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आए आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे होना चाहिए। करंट अकाउंट मतलब क्या? मीनिंग समझते हैं। इट इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन एंड अदर हु हैव रेगुलर बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, बहुत डिटेल में बताऊंगा अभी मैं आपको। सेविंग अकाउंट, इट इज ओपन बाय इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम, राइट? इट इज व्हाट? ओपन बाय इंडिविजुअल्स, मतलब जनरली जो सैलरीड पर्सन होते हैं। फिक्स डिपॉजिट, इट इज दैट अकाउंट वेयर फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड। तो अब सुनो ध्यान से दोस्तों, सेविंग अकाउंट जनरली सैलरीड पर्सन ओपन करते हैं। उसमें क्या होता है कि भाई मेरी 50,000 सैलरी आई तो मैंने क्या किया, 30,000 घर में दे दिए और 20,000 मेरे बैंक अकाउंट में रख दिए। क्यों सर? क्योंकि उस पर मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, बराबर। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे 15 से 20 ट्रांजैक्शन करने, सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं, नॉर्मल है, इंटरेस्ट मिलता है और बैंक को पैसा यूज करते आता है कुछ पीरियड के लिए। लेकिन करंट अकाउंट में क्या होता है? बिजनेसमैन को दिन में हजारों लाखों ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, तो यही नहीं पता कि जो करंट अकाउंट में पैसा रखा है वो बैंक को यूज करते आएगा कि नहीं, और बैंक के लिए कुछ यूजफुल नहीं, इसीलिए करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। समझ रहा है क्या? इसलिए करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? देखो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर लर्न हो जाएगा, ध्यान दो। करंट अकाउंट मेंटेन बाय हुम? बिजनेसमैन। मीनिंग में ये लिखना है। अच्छा, सेविंग अकाउंट मेंटेन बाय इंडिविजुअल्स या सैलरी पर्सन टू सेव द पार्ट ऑफ देयर इनकम। एंड फिक्स डिपॉजिट क्या होता है सर? ये तो सबको पता है, एफडी हर किसी के घर में किसी ना मतलब पेरेंट्स ने किया तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। तो क्या करता है? फिक्स पीरियड के लिए हमने क्या किया? कुछ अमाउंट सेव किया। ओके एवरीवन समझा? यस, विड्रॉल की बात करते हैं सर। बैंक का पॉइंट चल रहा है। करंट अकाउंट में कस्टमर कैन विड्रॉ मनी बाय चेक, कस्टमर कैन विड्रॉ इधर मनी बाय चेक और विड्रॉल स्लिप। ओके, और आपके डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब सर अगर 5 साल के लिए एफडी है तो आप लोग उससे पहले नहीं निकाल सकते, राइट? अगर निकाला भी तो कुछ चार्जेस लगते हैं। तो ठीक है, एनीवेज यहां पे अगर टू द पॉइंट बात करें तो कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम,
तो सर अगर मैं देखो ये कैसे याद रखना है, सपोज करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट का आपको क्या आया, डिस्टिंग्विश आया। विड्रॉल में कस्टमर कैन विड्रॉ मनी बाय चेक, कहां पे, करंट अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट में क्या लिखोगे, कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ मनी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जब तक वो टाइम लिमिट है उससे पहले नहीं निकालेगा। राइट सर, ऐसे इवन सेविंग होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा तो सेविंग में लिखोगे कस्टमर कैन विड्रॉ इधर बाय चेक और विड्रॉल स्लिप, और यहां पे क्या सर, कैन नॉट विड्रॉ, कब तक, वो स्पेसिफिक टाइम तक। समझ रहा है क्या? यस सर। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं सर, एक बार सिर्फ समझ लो, ये इसीलिए बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड आपके जो 1-2 मार्क्स है ना, जो एमसीक्यूज में आते हैं, उसका आपको फायदा हो जाएगा। जिन बच्चों को वो नहीं लर्न होता, इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। करंट अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, द बैंक गिव्स पासबुक, चेकबुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पे इन स्लिप बुक टू द कस्टमर। ओके सर, वन टाइम रीडिंग है सिर्फ। बट इसमें सेविंग अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, बैंक गिव पासबुक, चेकबुक, पेइंग स्लिप टू द पेइंग स्लिप बुक टू द कस्टमर। और एफडी में क्या होता है, बैंक गिव्स फिक्स डिपॉजिट रिसीट टू द कस्टमर। तो मालिक अभी सॉर्टेड करते हैं इसको, एकदम सिंपल करते हैं। एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ डिपॉजिट रिसीट दी जाती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट, कौन से बेसिस पे, कौन से बेसिस पे, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। तो डिपॉजिट रिसीट कहां पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में। लेकिन करंट अकाउंट में क्या क्या मिलता है, पासबुक, चेकबुक, स्टेटमेंट अकाउंट, पेइंग स्लिप। सेविंग में क्या मिलता है, पासबुक, चेकबुक, पेइंग स्लिप, दैट्स इट। तो यहां पे क्या नहीं आया सर, यहां पे स्टेटमेंट का अकाउंट नहीं दिया करके, इतना ही फर्क है किसमें, करंट और सेविंग में। समझ रहा है आपको एवरीवन, एवरीबॉडी? यस सर। 3 पॉइंट हुए, पॉइंट नंबर 4 मिनिमम का रिक्वायरमेंट यहां पे सेटल हो रहा है। करंट अकाउंट, इट इज सुटेबल फॉर द ट्रेडर, बिजनेसमैन, फर्म एंड द इंस्टीट्यूशन। जैसे कि पहला मीनिंग का पॉइंट यहां पे रिलेट कर रहा है कि हु टेक्स इट, मतलब करंट अकाउंट कौन ओपन करेगा, जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर है। लेकिन सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, इट इज सुटेबल फॉर द फिक्स इनकम ग्रुप, वेजेस और सैलरी अर्नर्स। समझ में आ रहा है कि एवरीबॉडी डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, कौन से पॉइंट पे, हु टेक्स इट। बताओ करंट अकाउंट कौन बनाते हैं, एवरीवन बोलो फटाफट। आपको ये लेक्चर आप जहां पे भी देख रहे हो, भले आप लाउडली नहीं बोल सकते, मन में आंसर को रिवाइज करना है, रिपीट करना है। मैं जो पूछ रहा हूं सर, जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, वो बनाएंगे, ओपन करेंगे करंट अकाउंट, और जो सैलरीड पर्सन है ओपन करेंगे सेविंग अकाउंट। और फिक्स अकाउंट, इट इज सुटेबल फॉर एनी पर्सन फॉर विथ टेम्पररी आइडल कैश। आइडल, टेम्पररी आइडल कैश मतलब क्या सर, मेरे पास 5 लाख घर में ऐसे ही पड़ा है, तो मैं क्या करूं, उसको उठा के क्या डाल दूं, बैंक में एफडी कर दूं। आइडल है ना, मतलब उसका कुछ यूज फिलहाल नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई ये हो गया हु टेक्स इट पे। रेस्ट्रिक्शन, ओके, there are no restriction on the operation of current account as long as there is a balance in account। कोई restriction नहीं, तुम कितनी बार पैसे withdraw करो। but in saving account the customer have certain restriction on withdrawal। तो मैं महीने में कुछ लिमिट तक ही क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ, डिपॉजिट, कुछ तो ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, उसके बाद वो क्या लगाएंगे, चार्जेस लगाएंगे। एंड अमाउंट becomes due on the expiry on the fixed deposit if withdrawal earlier then the interest rate will be less than applicable। मतलब सर मेरा एफडी का रेट था 10%, मैंने जल्दी विड्रॉ कर लिया, तो हो सकता है उसे 5% दे, मतलब 5% उन्होंने चार्जेस कट कर लिया, फिर पेनल्टी या वॉट एवर, आप कुछ भी को क्या हो जाएगा, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। सर 6वां पॉइंट, मालिक ये पॉइंट सबको लर्न करना है, सबको याद रहेगा। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट दिया जाता है क्या, नॉर्मली इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। कौन से, करंट अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लो होता है। और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट इज हायर लॉन्गर द पीरियड, हायर विल बी द रिटर्न। यस सर, 5 साल के लिए मैंने पैसा बैंक में रखा, तो बैंक उसको पता है कि 5 साल तक तो ये बंदा पैसे मांगने को आएगा नहीं, तो बैंक उससे आगे किसी को लोन दे सकता है। और चलो ये तो आपको मैं मैराथन या ब्रह्मास्त्र बाजू फटाफट हम बता रहे हैं, लेकिन याद रखो दोस्तों, बैंक कमाते ही कैसे, आपने जो 5 साल पैसा रखा, आपको 6% इंटरेस्ट दिया, लेकिन बैंक ने सामने वाले को लोन दिया, उसको 10% इंटरेस्ट बैंक ले रही है, तो बैंक ने 10% लिया, आपको 6% दिया, वो 4% बैंक का प्रॉफिट है। समझ रहा है क्या सर? तो जितना ज्यादा लॉन्ग पीरियड आप रखोगे पैसा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मालिक इंटरेस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, बोलिए नॉर्मली करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में लो इंटरेस्ट होता है, और कौन सा अकाउंट सर? अच्छा, फिक्स डिपॉजिट में हाई इंटरेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि
ज्यादा पीरियड के लिए होते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज कंटिन्यूअस अकाउंट। अच्छा, सेविंग अकाउंट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस अकाउंट। तो सर और मैडम करंट और सेविंग में ये वाला पॉइंट तो नहीं आएगा, लेकिन करंट और सेविंग में इंटरेस्ट का फर्क आएगा क्या? हाँ सर, क्या करंट अकाउंट में इंटरेस्ट है ही नहीं, सेविंग में कम है कंपेयर टू व्हाट, फिक्स डिपॉजिट, और कंपेयर टू करंट अकाउंट ज्यादा ही है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सेविंग और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट का फर्क बताओ। सेविंग में इंटरेस्ट रेट कम है, एफडी में ज्यादा है। ओके सर। नेचर ऑफ अकाउंट, ये दोनों कंटिन्यूअस है, एफडी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्ट व्हेन द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इज रिन्यूड। मतलब सर 5 साल के लिए रहेगा, 5 साल खत्म तो आपका वो अकाउंट क्लोज। एक्सेप्ट आप क्या नहीं करते, रिन्यू नहीं करते, मतलब वापस 5 साल के लिए अगेन डिपॉजिट नहीं कर देते। समझ में आ रहा है क्या? करंट अकाउंट कंटिन्यूअस, फिक्स सेविंग अकाउंट कंटिन्यूअस, लेकिन एफडी अकाउंट पर्टिकुलर पीरियड के लिए। यस मालिक। आगे फैसिलिटी क्या क्या है? फैसिलिटी, करंट अकाउंट आपको ओवरड्रान फैसिलिटी देता है। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या? भले आपके अकाउंट में 0 रुपया भी हो गया, फिर भी अगर आपका करंट अकाउंट है और आपने वो फैसिलिटी अवेल करा ली है, तो आप एक्स्ट्रा जितना अमाउंट ऑथोराइज अलॉट किया हुआ है, सपोज आपको 10,000 निकालना है, आप निकाल सकते हैं। दैट इज ओवरड्रॉन अमाउंट, जो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को लिखते हो। समझ में आ रहा है क्या? जो लायबिलिटी आपको वापस रिपे करना है एवरीबॉडी। और सेविंग अकाउंट में नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज गिवन। ट्रू और फॉल्स? सेविंग अकाउंट को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है, सेविंग अकाउंट होल्डर को। फॉल्स सर, क्यों? क्योंकि ये किसे दिया जाता है? करंट अकाउंट होल्डर को। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? सेविंग वाले के अकाउंट में पैसा 0 हुआ, कितना भी आप एटीएम में कार्ड लेके जाओ, उसको स्वाइप करो, पैसा निकलेगा ही नहीं। क्या बोला उन्हें? पैसा निकलेगा ही नहीं, पैसा 0, बात खत्म। लेकिन करंट अकाउंट में पैसा 0 होने के बाद भी आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं क्या? हाँ, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मालिक बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं हर एक बात, राइट? मतलब आपने कितनी भी बार पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो ये लेक्चर आप कभी भी देखो, इसका बेनिफिट आपको होना ही चाहिए। नाउ क्या है सर? 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट कैन बी गिवन एज अ लोन। सर ये क्या कंसेप्ट है? सपोज 1 करोड़ का मेरा एफडी है, कितने का? 1 करोड़ का, और मुझे बैंक से क्या चाहिए? लोन। तो बैंक कितना देगा? 90%, मतलब 90 लाख मुझे लोन ले सकता है। एज अ सिक्योरिटी क्या है? मेरा एफडी। समझ? आप बोलते ना कि चार्ज क्रिएट किया, गिरवी रखो कुछ, तो मेरा ही 1 करोड़ बैंक के पास पड़ा है। सर ये आप बोलोगे सर अपना ही पैसा तो वो निकाल लो ना, नहीं, कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं। अब आप सिर्फ ध्यान दो कि 90% तक लोन बैंक दे सकता है, राइट? आगे जब वक्त आएंगे तब आपको हम बता देंगे। एवरीबॉडी, सर और मैडम, आप लोगों ने 2 डिस्टिंग्विश खत्म किए अभी अभी। सर बहुत ही सॉर्टेड है। ओसीएम में डिस्टिंग्विश में 12 मार्क्स लाना मतलब दाएं हाथ का खेल है सर। इसमें आउट ऑफ मार्क्स आने ही चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड डिस्टिंग्विश है। समझ में आ रहा है क्या? और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लर्न होना ही चाहिए। या नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सर जाते हैं हम लोग आपके चैप्टर नंबर 4 पे, जहां पे डिस्टिंग्विश है लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। तो सर ये वाले 2 पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। ओके सर, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस सब करेंगे, लेकिन सर पहले लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको करंट, फिक्स और सेविंग के बारे में बताया, वैसे ही इन तीनों कॉलम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों को तीनों समझना है, तो आप कोई भी डिस्टिंग्विश इजीली लिख सकते हो। क्या आपको समझ रहा है? यस। क्या आप लोग रेडी हो? यस सर। चलो पहला तो मीनिंग लिखोगे। क्या सर? लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फायर इंश्योरेंस अगर डिस्टिंग्विश आया तो क्या मीनिंग लिखोगे? लाइफ इंश्योरेंस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इंश्योरेंस कंपनी undertake to pay certain sum of money either on death, एक बार वो बंदा मर गया, और maturity whichever is earlier for the consideration। for the consideration मतलब क्या? इसके बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर अपलोड किए हैं सर। इंश्योरर मतलब कौन, इंश्योर्ड पार्टी मतलब कौन, ये सब बताया हुआ है। प्रीमियम मतलब क्या, क्लेम मतलब क्या सर? प्रीमियम मतलब जो आप इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दे रहे हो, क्लेम मतलब वो पर्टिकुलर इवेंट हो, आपने क्लेम आपका क्या किया, मतलब आपने क्लेम मांगा कि भाई हमारे पैसे दे दो, राइट सर? तो यहां पे ऑन द इवेंट ऑफ डेथ और मैच्योरिटी जो भी पीरियड होगा, विच एवर इज अर्लियर, आप लोग क्या करोगे? जो आपने प्रीमियम भरा है उसके बदले में पैसा मांगोगे, लाइफ इंश्योरेंस की केस में। फायर इंश्योरेंस मीनिंग समझते हैं। इट इज, देखो पूरा पढ़ेंगे, जो पॉइंट हमको इजी लगेंगे 4, 5, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट तक हम वो इजी पॉइंट को टिक करेंगे और वही पेपर में लिखेंगे। Fire insurance, it is a contract in which insurer
इंश्योरर प्रीमाइसेस टू पे कंपेंसेशन टू इंश्योर्ड, ये लैंग्वेज समझ रहा है, किसको कंपेंसेशन देना है? इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस निकलवाया है। इफ समथिंग हैपन टू द सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू फायर ऑन रिलेटेड इवेंट, मतलब सर मैंने क्या किया, फायर इंश्योरेंस निकाला था, राइट, एक पर्टिकुलर चीज पे, जैसे कि हमारे क्लासेस के बेंचेस का, और क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और बेंचेस जल गए। तो सब्जेक्ट मैटर क्या था? बेंचेस। उसका जितना भी प्राइस होगा वो मुझे कंपनी दे देंगी करके। नाउ मरीन इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है? मरीन इंश्योरेंस शिप, समझा? ओके। It is a contract whereby insurer company undertakes to pay compensation to insured in case of loss to him due to what, आपका जो भी शिप है उसको अगर कुछ डैमेज हुआ तो उसको पैसा देना पड़ेगा करके। पॉलिसी टेकन बाय, कौन सा है सर? पहले हेडिंग याद रखना सर, पहला कौन सा है? लाइफ, फिर कौन सा है? फायर, फिर कौन सा है? मरीन। पॉलिसी टेकन बाय, इट कैन बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और फॉर हिज फैमिली मेंबर। तो सर क्या लाइफ इंश्योरेंस मैं मेरे लिए ले सकता हूं? हाँ। मैं मेरे मम्मी पापा के लिए ले सकता हूं? हाँ। उसका प्रीमियम क्या मैं भर सकता हूं? हाँ, हो सकता है। तो इट कैन बी टेकन बाय, इसको मैं बहुत शांति से पढ़ाऊंगा, आपको अगर धीरे लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे ये पॉइंट समझाना ही है। ये लेक्चर देखने के बाद मतलब 12 मार्क्स का एश्योरेंस है तो मिलने ही चाहिए मालिक, और एक डिस्टिंग्विश तो आएगा ही आएगा। लाइफ इंश्योरेंस, पॉलिसी टेकन बाय, मेन पॉइंट क्या है? पॉलिसी टेकन बाय, इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और फॉर हिज फैमिली मेंबर। डन। फायर इंश्योरेंस पे आओ, इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टीज और बाय बिजनेसमैन फॉर देयर गुड्स, प्रॉपर्टीज एंड बिजनेस लाइबिलिटी। तो सर क्या है कि यहां पे लाइफ के लिए तो बंदा खुद के और खुद के मेंबर्स की लाइफ का पॉलिसी लेगा, और फायर के लिए बट ऑब्वियस है वो क्या होगा, इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी के लिए फायर इंश्योरेंस निकलवा सकता है, या बिजनेसमैन अपने असेट्स के लिए, गुड्स के लिए, या बिजनेस लाइबिलिटी के लिए फायर इंश्योरेंस निकलवा सकता है। समझ रहा है क्या? लाइफ में खुद का लाइफ, फैमिली का लाइफ, फायर इंश्योरेंस में खुद का प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस में तो गुड्स, लाइबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज। लेकिन मरीन इंश्योरेंस क्या? इट कैन बी टेकन बाय एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड शिपिंग कंपनीज, क्योंकि ये शिप से रिलेटेड है, वॉयस से रिलेटेड है, बराबर कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो सर अभी हमको बताओ ना, डिफरेंस बिटवीन आया फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, क्या हमको पॉलिसी टेकन बाय का पॉइंट लिखते आएगा क्या? हाँ, फायर इंश्योरेंस का लिखो क्या, इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टी और बाय बिजनेसमैन फॉर देयर व्हाट, गुड्स, प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लाइबिलिटी। लेकिन जब ये पॉइंट आएगा कि मरीन इंश्योरेंस क्या, तो वो कौन करता है? एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और शिपिंग। खत्म। डिफरेंस आप कोई भी लिखोगे, अगर ये टेबल कर लिया, ये टेबल शांति से किया तो सारी चीजें सॉर्टेड है। सब्जेक्ट मैटर क्या है सर? एकदम शांति से, 1 मार्क्स चाहिए ना, 1 मार्क्स। सब्जेक्ट मैटर अब तक ध्यान नहीं दिया, नहीं समझा, ये वाला पॉइंट समझो। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या है? इन लाइफ इंश्योरेंस अंडरलाइन द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर। एवरीबॉडी, सब यहां पे देखो, इन लाइफ इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या सर? और मैंने ये भी समझाया था रेगुलर लेक्चर में जो अपलोडेड भी है अपने चैनल पे। सब्जेक्ट मैटर इन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ मेरा क्या है? सब्जेक्ट मैटर है, बट फायर इंश्योरेंस में द गुड्स और असेट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर। ऑफ इंश्योर्ड इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योर्ड की लाइफ सब्जेक्ट मैटर था। फायर इंश्योरेंस में मैंने सपोज गुड्स पे कोई मैंने सपोज इस स्क्रीन के लिए फायर इंश्योरेंस लेके रखा, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? स्क्रीन। समझ में आ रहा है? मरीन इंश्योरेंस, इन मरीन इंश्योरेंस गुड्स इन शिप, जो कहां पे रखे? गुड्स शिप्स में है। कार्गो या फ्रेट इज सब्जेक्ट मैटर। तो जिस गुड्स जो शिप में है उसके लिए जो मैंने इंश्योरेंस निकाला मरीन इंश्योरेंस में, वो सब्जेक्ट मैटर हो गया। मालिक लर्न हुआ क्या पॉइंट? सर डिस्टिंग्विश बिटवीन फायर इंश्योरेंस वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस, सब्जेक्ट मैटर पे डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? हाँ सर, इन फायर इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर क्या, जिसके लिए इंश्योरेंस निकाला है? गुड्स, आपके जो भी होगा प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। खत्म, 1 मार्क्स डन। सर डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, सब्जेक्ट मैटर क्या? इन लाइफ इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर क्या? इंश्योर्ड का लाइफ। इन मरीन इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर क्या? गुड्स जो शिप में रखा है, कार्गो में रखा है। सर डिस्टिंग्विश बिटवीन फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, सब्जेक्ट मैटर। सर फायर इंश्योरेंस में था सब्जेक्ट मैटर क्या था? गुड्स, प्रॉपर्टी ऑफ द जो भी इंश्योर्ड है, और मरीन इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स जो कहां पे रखे हुए। सर
कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आए दो, 1 मार्क्स डन। क्या अभी मालिक डर किस बात का है, सब आसान है, सिर्फ अच्छे से करो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंश्योरेंस निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉइंट है। लाइफ इंश्योरेंस इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे उस वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगेन फायर इंश्योरेंस इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस। मतलब सर ये पॉइंट समझा नहीं और समझेगा नहीं तो लर्न नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस में ओनली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। फायर इंश्योरेंस में सर सपोज मैंने ये स्क्रीन पहले खरीदा, इस पे फायर इंश्योरेंस निकाला, तब तक ओनरशिप किसकी थी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट था कि नहीं, हाँ था। मैंने क्या किया, वो बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को, अब मेरा ओनरशिप ही नहीं रहा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो समझ में आ रहा है क्या, तो इट मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस। दोनों टाइप मेरा इस पे क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरे पास ही होना चाहिए वो। एंड मरीन इंश्योरेंस में इट मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस। तो सर और मैडम इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मुद्दा कब आएगा, जब डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस आएगा तो आप लिख सकते हो। जब डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस आएगा तो आप लिख सकते हो। क्यों सर, क्योंकि दोनों में डिफर कर रहा है, लेकिन मरीन और फायर में नहीं लिखो क्योंकि यहां पे सेम ही है। समझ रहा है क्या कैसे पढ़ना है इस चार्ट को? यस सर। टेन्योर टाइम पीरियड मतलब क्या है, फायर इंश्योरेंस life insurance the policy can be issued for any number of year even until the death of the assured। yes sir, ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी का नेचर क्या है। n नंबर ऑफ ईयर, जब तक डेथ होती तब तक भी हो सकता है। फायर इंश्योरेंस इट इज जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 ईयर। अंडरलाइन करो, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। मेन सब हेडिंग क्या है सर, टेन्योर। यहां पे मरने तक हो सकता है, लेकिन फायर इंश्योरेंस में एक स्पेसिफिक टेन्योर होता है, जनरली शॉर्ट पीरियड होता है। अब कितना, 1 साल। मरीन इंश्योरेंस इट इज जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑन मे रेंज फॉर 1 मंथ टू 1 ईयर। मतलब 1 महीने का भी हो सकता है, एक आपका 4 महीने का भी हो सकता है, लेकिन 1 साल तक ही रहेगा। तो आप लिख सकते हो लाइक 1 ईयर शॉर्ट रन पीरियड, और यहां पे आप लिख सकते हो कि 1 मंथ टू 1 ईयर, कोई भी पॉइंट रहेगा। कंपेंसेशन मालिक, कंपेंसेशन मतलब अगर अभी आपको कैसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं। इट इज पेड आइदर टू डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। मेरे मरने के बाद या मैच्योरिटी हो गई, 60 साल तक मेरे होगा, तब तक मेरे को प्रीमियम भरना था, मैं 60 साल का हो गया, मैं मरा ही नहीं, तो पैसे मुझे मिलेंगे। क्या सर, ऑन द मैच्योरिटी। मैं 60 साल के पहले अवय के चला गया तो मेरे लीगल हेयर को मिलेंगे ऑन द डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। फायर इंश्योरेंस में मुझे बताओ कब मिलेगा कंपेंसेशन। इट इज पेड ओनली इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू फायर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। सर मैंने इस स्क्रीन का 1 साल का फायर इंश्योरेंस निकाला, क्या जला नहीं तो इंश्योरेंस मिलेगा क्या, पैसा नहीं मिलेगा सर। और सर 1 साल खत्म हो गया, मैंने पॉलिसी रिन्यूविश नहीं किया, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा सर। तो जब तक पॉलिसी है उसके बीच अगर ये जला तो मुझे फायर इंश्योरेंस का जो भी क्लेम है वो मुझे मिलेगा करके। मरीन इंश्योरेंस इट इज पेड ओनली इफ देयर इज अ लॉस ड्यूरिंग द इवेंट और ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। तो जब अगर कोई ऐसा हादसा हो गया, जैसे मैंने मरीन इंश्योरेंस आपको बताया था, कभी कभी शिप अपने पोर्ट पे होती है और अगर मैंने वो वाला इंश्योरेंस निकाला पर्टिकुलर पोर्ट पे रहने के बाद भी अगर कुछ नुकसान होता है तो मुझे भर के दिया जाता है। तीनों केसेस में आपको बताया, लाइफ में डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। कंपेंसेशन बताओ किसका, फायर इंश्योरेंस का, जब अगर मेरा वो इवेंट होता है, मिस हैपनिंग होता है, जब तक वो टर्म है 1 साल का, राइट। रिन्यू करा लिया तो कंटिन्यू होगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस मैंने रिन्यू नहीं कराया, टर्म खत्म हो गया, बाद में आग लगी, नहीं मिलेगा। और वैसे ही मरीन इंश्योरेंस का भी है। मालिक समझ रहा है क्या, यस और नो? हर एक पॉइंट शांति से समझो। ऐसे भी सबसे डिफिकल्ट अगर बच्चों को डिस्टिंग्विश जा रहे तो यही 3 जा रहे, इसलिए मैं बहुत सॉर्टेड तीनों को साथ में लेके अभी आपको बता रहा हूं। तो शांति से सुनो, लिखो, कुछ भी करो, लेकिन एक यही पे खत्म होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब क्या, नुकसान का भरपाई करा के देंगे। लाइफ इंश्योरेंस में इट इज नॉट पॉसिबल एज द ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेटिंग द एक्चुअल लॉस। मालिक प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, ट्रू और फॉल्स? आधी जनता अभी भी कंफ्यूज है मैंने पढ़ने के बाद। यस सर, इट इज ट्रू, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस। तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। Principle of indemnity cannot applicable in which? Life insurance. I repeat, principle of indemnity cannot applicable in what? Life insurance. क्योंकि सर
मर जाने के बाद क्या वो बंदा वापस उठा सकते क्या? नहीं सर। उसके लाइफ का कोई वैल्यू कर सकते क्या? नहीं सर, नॉट एप्लीकेबल। बट in fire insurance it is applicable as the insurance company compensate for the financial loss and the insured brought back the same financial condition that he was before event। सर ये स्क्रीन जल गई, क्या इंडेमनिटी होगा कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं? यस सर। जो मुझे कंपेंसेशन मिलेगा ना, ये जलने के बाद में वापस दूसरी एसी के एसी स्क्रीन ला सकता हूं, समझ रहा है क्या? लेकिन लाइफ नहीं ला सकता। तो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सर बोलो क्या प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? आई वांट सर, एक बच्चा ना मतलब बोलना ही चाहिए। कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं, तू बोलते रहे, ऐसे नहीं बोलो। चलो, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सर, पहला पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस में नॉट एप्लीकेबल, फायर इंश्योरेंस में एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि उतने पैसे वापस असेट ला सकता हूं। अगेन, क्या ये मरीन इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है? हाँ सर। इट इज एप्लीकेबल एज इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस एंड द इंश्योर्ड ब्रॉट बैक द सेम फाइनेंशियल कंडीशन दैट इट वाज बिफोर द इवेंट। ठीक है, सेम है, फायर और मरीन का सेम है। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ फायर और मरीन के बीच में नहीं आएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फायर इंश्योरेंस ये वाला पॉइंट आ जाएगा इंडेमनिटी का। लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस मरीन इंश्योरेंस ये वाला पॉइंट आ जाएगा मालिक। तो आप एक साथ 3 पॉइंट हैंडल कर रहे हो और समझ भी रहा है। नंबर ऑफ पॉलिसी, अश्योर कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसी ऑन द सेम लाइफ एंड कंपेंसेशन इज पेड टू ऑल द पॉलिसी। हो सकता है मैंने 10 अलग अलग कंपनी से खुद के ही लाइफ का अलग अलग पॉलिसी ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? मैं प्रीमियम दे रहा हूं ना सर, धोनी के साथ, धोनी के लाइफ का सपोज 500 करोड़ का इंश्योरेंस है, उसको जहां पे प्रीमियम भरना भर सकते हैं तो भरेंगे करके। Fire insurance generally only underline one policy can be taken but double insurance is possible. However, compensation does not exceed the actual loss। समझ में आ रहा है? compensation does not exceed actual loss मतलब सर मेरा असेट था, सपोज ये 2 स्क्रीन मिला के स्क्रीन बनाए फॉर एग्जांपल, एक पार्ट जल गया 2 लाख वाला, 2 लाख वाला पार्ट अभी भी वैसे के वैसे पड़ा है और इंश्योरेंस निकाला था 5 लाख का। आई रिपीट, सुनो, टोटल मेरा असेट का वैल्यू है सपोज ये 4 लाख और इंश्योरेंस भी निकाला 4 लाख का। पूरा जल जाता तो 4 लाख मिलता? हाँ सर। मतलब 2 पार्ट थे, ये कोई कनेक्शन नहीं था, तो सिर्फ दोनों साथ में रखे एग्जांपल के तौर पे। एक पार्ट जल गया, दूसरा आराम से चल रहा था, मुझे सिर्फ एक ही खरीदने की जरूरत है। कंपेंसेशन पूरा 4 लाख मिलेगा कि 2 लाख मिलेगा? वहां पे देखो, हाउएवर कंपेंसेशन डज नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस, तो 2 ही लाख मिलेगा। मरीन इंश्योरेंस जनरली किसका पॉइंट चल रहा है? नंबर ऑफ पॉलिसी। यहां पे भी कितनी पॉलिसी ले सकते हैं? 1 पॉलिसी कैन बी टेकन बट डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल। दोनों में सेम लैंग्वेज है सर। तो मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में ये पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस आएगा, लाइफ इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस आएगा। However, compensation does not exceed the actual loss। दोनों पॉइंट सेम है मालिक, लेकिन ये कहां पे ये पॉइंट आएगा? नंबर ऑफ पॉलिसी, लाइफ वर्सेस मरीन, लाइफ वर्सेस फायर। ओके सर। बेनिफिशियरी पॉइंट नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस। बेनिफिशियरी कैन बी अश्योर्ड, अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे पैसा मिलेगा, एस नॉमिनी लीगल हेयर और डेथ ऑफ द अश्योर्ड, या फिर मेरे बाद जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी मेरे बेनिफिशियर मतलब मेरे लीगल हेयर को। फायर इंश्योरेंस में द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड हु हैज इंश्योर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स। सर आग लगी तो एसेट जले ना, मैं थोड़ी ना जला, तो मैं तो हूं ना, तो जनरली जो इंश्योर्ड रहता है उसको इसका कंपेंसेशन मिलता है, बेनिफिट मिलता है। और मरीन इंश्योरेंस में द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड पर्सन और द कंपनी। अगर मेरा खुद का इंडिविजुअल पर्सन है तो मेरा इंश्योर्ड पर्सन, मेरे शिप का इंश्योरेंस, कंपनी है होगी तो कंपनी को मिलेगा, जो भी है। क्या आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते का? लाइफ इंश्योरेंस द पॉलिसी कैन बी सरेंडर बिफोर द एक्सपायरी सब्जेक्ट टू द सर्टन कंडीशन एंड फायर इंश्योरेंस इट कैन नॉट बी सरेंडर एंड मरीन इंश्योरेंस इट कैन नॉट बी सरेंडर। तो मालिक 4 से 5 पॉइंट तो बनते ही बनते हैं। एवरीबॉडी यस और नो? यस और नो सर? यस मालिक। चलो एवरीवन, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से टाइम लिया। जिस बच्चे ने पढ़ा रहेगा उसका भी अच्छे से रिवीजन हो गया, जिसने नहीं पढ़ा रहेगा उसको भी बेसिक समझ गया। तो सर अब ध्यान दो, आप लोगों को प्राइस ऑफ इंडेमनिटी, सॉरी प्रिंस, 1 मिनट, पहले पॉइंट पे जाता हूं मैं एकदम फटाफट, 2 मिनट के अंदर आपका पूरा पॉइंट करा के देता हूं। सर कैसे हमने पढ़ा इसको? मैंने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। तो मेरे 3 डिस्टिंग्विश तो टेक्स्ट बुक के खत्म हो जाते हैं लर्न करके। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो वो भी होगा, लेकिन इसके बाहर जाएगा नहीं आपका। लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। 3 में से कोई तो एक आपको पेपर में आएगा। सर पहला मीनिंग क्या है? तीनों के मीनिंग लिख लो एक बार फटाफट। फिर पॉलिसी टेकन बाय
बाय होम, एक बंदा उसके लिए उसके फैमिली के लिए ले सकता है। फायर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी के लिए और बिजनेसमैन अपने गुड्स प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी के लिए लेगा। और मरीन इंश्योरेंस क्या होगा, एक्सपोर्टर इंपोर्टर ले सकता है। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ ये सब्जेक्ट मैटर है, फायर इंश्योरेंस में जो मेरे गुड्स है वो सब्जेक्ट मैटर हो गए, और मरीन इंश्योरेंस में मेरी शिप है वो सब्जेक्ट मैटर जो गुड्स रखे शिप में। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सर इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस में एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फायर इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए और एट द टाइम ऑफ लॉस भी होना चाहिए। मरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ लॉस भी होना चाहिए। तो इसीलिए देखो लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फायर इंश्योरेंस पॉइंट बनेगा, लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस मरीन इंश्योरेंस भी सेम पॉइंट बनेगा। मेन हेडिंग क्या है, सब्जेक्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट। टेन्योर, सर टेन्योर क्या होता है, जब तक है जान, मतलब डेथ तक हो सकता है। यहां पे जनरली 1 ईयर का टेन्योर है, कहां पे, फायर इंश्योरेंस में, और मरीन इंश्योरेंस में 1 मंथ टू 1 ईयर का टेन्योर रह सकता है करके। समझ में आया क्या टेन्योर? यस सर। मालिक कंपेंसेशन, कंपेंसेशन इट इज पेड इवन ऑन द डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कंपेंसेशन फायर और मरीन इंश्योरेंस में कब दिया जाएगा, जब एक्चुअल लॉस होगा, जब मेरी पॉलिसी एक्टिव है तब। एवरीबॉडी कंपेंसेशन समझा क्या, लॉस होने के बाद मिलने वाला पैसा। दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये लेक्चर दिल से देख रहे हो, जिसको सच में शिद्दत से देखना है उसने पूरा देखा। और देखो दोनों पॉइंट 5 और 6, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, यही डिस्टिंग्विश भी आने वाला है इन दोनों में से। ये चार्ट जिसने कर लिया उसका कोई 4 मार्क्स छीन नहीं सकता सर, कोई नहीं छीन सकता। ओके चलो, क्या पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, दोनों केस में एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ पॉलिसी, यहां पे मैं एक ही पॉलिसी, यहां पे लाइफ इंश्योरेंस में मोर देन 1 पॉलिसी भी ले सकता हूं, लेकिन फायर और मरीन इंश्योरेंस में ओनली 1 पॉलिसी, लेकिन वो डबल बेनिफिट की हुई तो चले सकता है सर, डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल एंड दोनों केस में सेम है। बेनिफिशियरी, यहां पे मैं रह सकता हूं, अगर जिंदा हो तो, नहीं रहा तो नहीं, लेकिन बाकी दोनों केस में इंश्योर्ड पार्टी को पैसा मिलता है। पॉलिसी सरेंडर आप कर सकते हो क्या, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में यू कैन नॉट सरेंडर योर पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस में यू कैन सरेंडर योर पॉलिसी बिफोर द एक्सपायरी। ओके सर डन। क्या सर, बहुत बड़ा डिस्टिंग्विश खत्म कर दिया मालिक, बहुत ज्यादा टाइम भी लिया, लेकिन ये टाइम रिक्वायर्ड था, जरूरी था। ओके सर, बॉन्डेड वेयरहाउस वर्सेस ड्यूटी पेड वेयरहाउस, सारे दुनिया के बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा वीक पॉइंट। मैंने अपने चैनल पे जो क्विज लिया, जो हर बार मैं एमसीक्यूज डाल रहा हूं, अगर आप कनेक्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हो जाइए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों इतने बच्चे कंफ्यूज है, आई डोंट नो व्हाई। और ये अगर कोई आंसर देख रहा है तो उसका कौन सा क्वेश्चन हो रहा है पता है, टाइप्स ऑफ आपका वेयरहाउस। तो ध्यान से देखिएगा, आप अगर अभी थक चुके हो देख के ब्रेक लो, लेकिन लेक्चर पूरा एक बार बैठ गए तो देख के उठना है, पानी वानी पी लो, वापस लेक्चर देखो, पूरा आपको समझेगा, गारंटी मेरी। 12 में से 12 मार्क्स लाने सर, बात खत्म। हम लोग 4 दिन 5 दिन लगा देते डिस्टिंग्विश करने, कोई अगर 2 घंटे में करवाए तो क्यों नहीं करना है। सारे दोस्तों को शेयर करो अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है। सर सबको बेनिफिट होने, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं मेहनत कुछ कर रहा हूं तो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे। यस मालिक। चलो, बॉन्डेड वेयरहाउस वर्सेस ड्यूटी पेड वेयरहाउस, पहले तो कंसेप्ट समझो सर। मैं जो बोल रहा हूं अभी अपनी आंखें बंद करो और शांति से सुनो। सर आंखें सबकी बंद होनी चाहिए, सुनो सिर्फ, मेरी वो कंसेप्ट एक बार क्लियर हुआ ना तो सब समझ जाएगा। सर 2 टर्म होते हैं, एक इंपोर्टर, इंपोर्टर मतलब क्या, जो इंडिया के बाहर से, मतलब बाहर की कंट्री से इंडिया में गुड्स ला रहा है। अब मैं गुड्स लेके आया, और याद रखो दोस्तों, हमारे जितने भी समंदर के रास्ते से गुड्स आ रहे हैं या बाहर के कंट्री से कोई भी वे से गुड्स आ रहा है, एक अथॉरिटी रहती है, हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं, कस्टम ड्यूटी, एंड देयर आर सो मेनी अदर टैक्सेस ऑल्सो। तो क्या होता है सर कि कभी कभी लोगों के पास पैसा नहीं रहता टैक्स का, टैक्स पेड करने का, लेकिन बाहर की कंट्रीज तो गुड्स आ गया इंडिया में, तो जिन गुड्स पे मैं टैक्स नहीं दे सकता और टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए, अब आ तो गए इंडिया में तो कुछ वेयरहाउस में रखने पड़ेंगे। टैक्स दिया है क्या, नहीं दिया, टैक्स देने के पैसे ही नहीं थे, तो मैंने क्या किया, जिस गुड्स को मैंने इंपोर्ट किया लेकिन मैं टैक्स नहीं दे पाया, उस गुड्स को मैं कौन से वेयरहाउस में रखूंगा, बॉन्डेड वेयरहाउस में। कंसेप्ट क्लियर है क्या, जिस पे टैक्स नहीं पेड किया है। और ड्यूटी पेड है वेयरहाउस तो बट ऑब्वियस, ड्यूटी पेड, टैक्स पेड कर दिया, टैक्स पेड कर दिया, लेकिन सर मेरे को ना इतने सारे गुड्स थे कि मेरा जो ट्रांसपोर्टर था लॉकडाउन लगने की वजह से वो आया नहीं। अब ड्यूटी तो पेड कर दिए, लेकिन मेरे कुछ रीजन ऐसे थे, मेरे मतलब मेरे पर्सनल रीजन या हमारे इंडिया के कुछ रीजन की वजह से मैं नहीं लेके जा पाया, तो ड्यूटी भले पेड कर दी, तो वो कहां पे रखेंगे, ड्यूटी पेड वेयरहाउस में। मालिक तो एकदम शॉर्ट में, जिस पे टैक्स नहीं दिया
बॉन्डेड वेयरहाउस, जिस पे टैक्स दिया ड्यूटी पेड वेयरहाउस। मीनिंग समझते हैं चलो। in this warehouse where imported goods, समझ रहा है imported का मतलब, on which duty is not paid are stored। टू द पॉइंट आंसर लिखना है सर, कुछ भी मत फेंकना, सब लर्न होगा, मेरे साथ ही करो। मीनिंग और हेडिंग भी लिखना है आपको। बॉन्डेड वेयरहाउस कौन सा सर? इट इज द वेयरहाउस वेयर इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज नॉट पेड आर स्टोर्ड, एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस, इट इज द वेयरहाउस वेयर द इंपोर्टेड गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड आर स्टोर्ड। सुपरविजन, दे आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट, कौन सा सर? बॉन्डेड वेयरहाउस, एंड वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटी, अंडरलाइन करना सर, कौन सी अथॉरिटी? कस्टम अथॉरिटी। ड्यूटी पेड वेयरहाउस, दिस वेयरहाउस आर नॉट सुपरवाइज्ड बाय द कस्टम अथॉरिटी, देयर आर पब्लिक वेयरहाउस अवेलेबल टू ऑल इंपॉर्टेंट। तो सर सुपरविजन कौन सा वेयरहाउस अंडर द कस्टम अथॉरिटी के सुपरविजन में होता है? बॉन्डेड वेयरहाउस, ड्यूटी पेड नहीं होता करके। Delivery, the goods are said to be held in bond, they can be withdrawn only with the consent of custom authority after payment of custom duty। स्टोरी बेस सुनो सर, मैंने ड्यूटी पेड नहीं किया था तो उन्होंने बॉन्डेड वेयरहाउस में वो गुड्स को रख दिया, तो अब सर डिलीवरी कब होगा? सर गुड्स आर सेड टू बी हेल्ड इन बॉन्ड, मतलब वो एक बॉन्ड बना लेते हैं सर, दे कैन बी विथड्रॉ ओनली विद द व्हाट? कंसेंट ऑफ, कंसेंट मतलब परमिशन, किसकी परमिशन से सर? कस्टम अथॉरिटी के परमिशन से, टैक्स पेड करने के बाद ही बॉन्डेड वेयरहाउस से गुड्स बाहर आएंगे। लेकिन सर ड्यूटी पेड वेयरहाउस में ओके, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी ऑब्टेन आफ्टर द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द वेयरहाउस। मालिक, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैंने ड्यूटी पेड में तो टैक्स पेड करके गुड्स रखे थे ना, लेकिन गुड्स रखे तो चार्जेस देने पड़ेंगे, रेंट वगैरह। तो सर बॉन्डेड में टैक्स दिया नहीं था, इसलिए टैक्स देने के बाद, कस्टम अथॉरिटी के परमिशन के बाद गुड्स आएंगे बाहर। लेकिन कहां पे सर? ड्यूटी पेड में रेंट वगैरह देने के बाद गुड्स डिलीवर हो गए। पर्पस क्या है बॉन्डेड वेयरहाउस का? The warehouse are useful for importer who are not able to pay the entire custom duty at the time of arrival of goods। जो मैंने कंसेप्ट आपको समझा है, आपने शांति से सुना होगा। इंपोर्ट किया, पैसा था नहीं, कस्टम ड्यूटी पेड नहीं की, तो मैं कहां पे रखूंगा? बॉन्डेड वेयरहाउस। दे कैन पे ड्यूटी इन इंस्टॉलमेंट एंड विथड्रॉ द गुड्स प्रोपोर्शनेटली। और मालिक बहुत डिटेल में मैंने मेन कंसेप्ट आपको बताया था रेगुलर लेक्चर में कि सर अमूल कासार के 5 करोड़ के गुड्स आए जिसपे टैक्स था 5 लाख रुपए, टैक्स न देने की वजह से कौन से वेयरहाउस में गुड्स जाएंगे? बॉन्डेड वेयरहाउस। लेकिन सर 1-1 लाख रुपया में देके प्रोपोर्शनेट गुड्स लेके जा सकता हूं क्या? 1-1 करोड़ का? हाँ, लेके जा सकते हो आप। इंस्टॉलमेंट में पैसा दो और विड्रॉ करो प्रोपोर्शनेटली। एवरीबॉडी बधाने समझे छे? यस और नो? यस सर। चलो सारू छे। नेक्स्ट पॉइंट कहां पे जाएंगे सर हम? नेक्स्ट पॉइंट कहां है आपला सर? ड्यूटी पेड, इफ द इंपोर्टर इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। पेमेंट तो कर दिया सर, ड्यूटी भी दे दिया, लेकिन मैंने क्या नहीं किया सर? पैसे मतलब मैं ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया। ही कैन स्टोर द गुड्स इन सच अ वेयरहाउस, दिस वेयरहाउस आर मोर हेल्पफुल टू द बिजनेसमैन हु आर री एक्सपोर्ट द गुड्स। मतलब क्या सर? जिसने श्रीलंका से गुड्स मंगाया और वियतनाम को भेज देना है, तो मैंने श्रीलंका से गुड्स मंगाया, प्रोसेसिंग किया ड्यूटी पेड वेयरहाउस में और वियतनाम को भेज दिया, री एक्सपोर्ट कहते हैं उसको। ओके मालिक। सर और मैडम यहां पे गिन के कितने पॉइंट है? 4। अब बॉन्डेड और ड्यूटी पेड में अगर आ गया क्या सर? देखो टेक्स्ट बुक का सवाल है, अगर आपको एग्जाम में आ ही गया तो क्या वहां पे 4 में से 3 ही लिखने? मतलब 4 में से हमको 3 लिखने, हमको 1 छोड़ना रहता, हमको 1 आता है। मतलब आयरनी तो ये कि सर हमको 1 ही चाहता, 3 नहीं आते। अब फिर लग जाते ना एग्जाम प्रेशर। लेकिन अब अगर आप पूरा लेक्चर शांति से देख रहे हो, देखो मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूं। मैराथन जैसा फास्ट जैसा मुझे बताना होता, फटाफट बताता, लेकिन सर सब बाउंसर जाता। क्यों? एक बार करो, जिसने किया है वो भी बंदे देखो, लेकिन फटाफट खत्म करो। ऐसे ही 1.5 के स्पीड पे आप देख रहे होगे। मीनिंग, सुपरविजन, डिलीवरी एंड पर्पस। 4 पॉइंट है, बोलो। मीनिंग, सुपरविजन, डिलीवरी एंड पर्पस। एवरीबॉडी मीनिंग, सुपरविजन, डिलीवरी एंड व्हाट? पर्पस। एवरीवन। चलो मीनिंग में क्या था? इंपोर्टेड गुड्स विच आर नॉट ड्यू, जिस पे ड्यूटी पेड नहीं किए वो बॉन्डेड में, जिस पे ड्यूटी पेड किए वो ड्यूटी पेड में। सुपरविजन, कस्टम अथॉरिटी सुपरविजन करती है, यहां पे कोई जरूरत नहीं करके। डिलीवरी, एक बार आपने कस्टम अथॉरिटी से, मतलब कस्टम अथॉरिटी को ड्यूटी पेड कर दिया, उसका कंसेंट लिया, फिर गुड डिलीवर हो गए। यहां पे रेंट दिया, उसके बाद गुड्स डिलीवर हो गए। ओके सर। पर्पस, पर्पस क्या है कि सर मैंने गुड्स मंगाए, मेरे पास पैसा नहीं था क्या ड्यूटी पेड करने का, तो सर उस वक्त मुझे कहां पे रखने पड़ेगी गुड्स? बॉन्डेड वेयरहाउस में। क्या मैं कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट में देके प्रोपोर्शनेट निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर। और वहां पे सर यहां पे तो क्या है कि मैंने गुड्स मंगाए, ड्यूटी भी दे दी, लेकिन मेरे को कुछ XYZ रीजन की वजह से गुड्स नहीं लेते जा रहे, तो ड्यूटी पेड में। और जनरली री एक्सपोर्ट करना होता है तो भी यहां पे। इतने फास्ट अगर पहली बार बता देता
तो क्या होता, बाउंसर। लेकिन अभी आप कितने होशियार हो गए जिसने पूरा लेक्चर देखा, समझ रहा है कि नहीं? यस सर मालिक, बहुत होशियार हो, बहुत आगे जाओगे, टेंशन मत लो सिर्फ, और जब तक मैं हूं तब तक तो लो ही मत, राइट? ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, डिस्टिंग्विश, एकदम फटाफट जाएंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फॉर्मेशन, ई बिजनेस इज इजी टू फॉर्म एंड ट्रेडिशनल बिजनेस इज लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्म। सर मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूं, कितना इजी है, मेरे को 5,000 10,000 15,000 बच्चे देख रहे हैं घर पे बैठ बैठ के, सिंपल सी बात है, ई बिजनेस इजी। लेकिन वही अगर 5,000 बच्चे नासिक में आके लेक्चर करते तो सर पूरा का पूरा ऑडिटोरियम कम पड़ जाता, स्टेडियम लेके पढ़ाना पड़ता, समझ रहा है क्या? यस सर। सेटिंग अप कॉस्ट, इट इज वेरी नॉमिनल कॉस्ट। कौन सा ई बिजनेस का सेटिंग अप कॉस्ट नॉमिनल है, वेयरएज ट्रेडिशनल बिजनेस का सेटिंग अप कॉस्ट का ह्यूज कैपिटल लगता है। देखो सर, जहां पे रिक्वायरमेंट थी ना समझाने की, वहां पे मैंने जान लगा दी, जहां पे सच में जरूरत नहीं वहां पे फटाफट जाएंगे हम लोग। इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट सर, ई बिजनेस इजी टू फॉर्म, इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म। ई बिजनेस को सेटिंग अप कॉस्ट नॉमिनल है, यहां पे ह्यूज कैपिटल लगेगा। रिस्क इन्वॉल्व, हाई रिस्क है ई बिजनेस में, हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। और मेरा कौन सा सर, कौन सा पॉइंट सर, मेरा ये वाला कौन सा, ट्रेडिशनल बिजनेस में लेस रिस्क है एज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। ओके, scope of business, e-business has vast scope over the entire world and traditional business has limited scope. yes sir, आज मैं यहाँ पे एक सिटी में बेच के पूरे महाराष्ट्र में मेरे लेक्चर देखे जाए तो वाइड स्कोप है, और लेकिन लिमिटेड स्कोप हो जाता है जब ट्रेडिशनल बिजनेस है। कस्टमर इंटरेक्शन, ई बिजनेस इज द एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। सर लॉजिकल पॉइंट है हमारा, फेस टू फेस। हाँ, अब मुझे ऐसे हो गया कि मुझे बहुत बच्चे जानते हैं, राइट? आप सब कहीं ना कहीं मुझे मिलोगे, आगे से बोलना अरे सर आपका लेक्चर क्या था ऑनलाइन, राइट? आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, उसका भी लिंक है। एटलीस्ट भाई समझो तो सही कि मुझे कौन देख रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन फेस टू फेस कुछ मुझे तो नहीं पता, आपको मैं पता हूं, लेकिन अगर कल मिल भी गए, मैं आपके सामने से क्या, मुझे क्या पता कौन से बच्चे ने लेक्चर देखा, लेकिन आप समझ लगे अरे अमोल सर दिख रहे करके। लेकिन ये मतलब ये मेरी तरफ से तो मेरे को तो यार मजा नहीं आ रहा ना, आप यार पता नहीं कहां से हो क्या हो, मुझे तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। कस्टमर इंटरेक्शन जो लैक है यहाँ पे, ये इसका लिमिटेशन है, वेयरएज ट्रेडिशनल में यही क्या है, बेनिफिट है। फिजिकल इंटरेक्शन इंस्पेक्शन, गुड्स कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड फिजिकली, बराबर है सर, लॉजिकल पॉइंट है। ई बिजनेस में थोड़ी ना कपड़े पहले देखते हो फिर खरीदते हो, लेकिन इमेज देख के खरीदते हो ना, मतलब उसको टच नहीं कर सकते। बट इन फेस टू फेस गुड्स इज इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेस। Resource focus, e-business resources are focused on the demand side, whereas traditional business resources are focused on supply side. Delivery of goods, e-business delivery goods takes टाइम, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। आपके दोस्त का आज बर्थडे, आपने ऑर्डर किया तो हो सकता है कल आए, परसों आए, कभी भी आए, लेकिन आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जब चाहो खरीद के इंस्टेंट उसको दे सकते हो। यूजेस, इट इज यूज टू सेव वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी एंड ट्रेडिशनल बिजनेस इन द एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट एंड स्टिल इन द यूजेस वेयर डिजिटल नेटवर्क इज नॉट रीचेबल। सर इंडिया में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बंद हो जाते हैं, अगर नेटवर्क नहीं रहा तो क्या आप ये लेक्चर तो भी देख पाओगे क्या? नहीं सर, एक लिमिटेशन है, लेकिन ट्रेडिशनल में कोई लिमिटेशन नहीं आएगा। स्कोप, more business can be done easily through e-business and it is difficult to perform more business on traditional format. सर हाँ, अभी देखो ना, उबर ईट, जोमेटो आ गया तो कितने सारे बिजनेस लॉकडाउन में भी चल रहे हैं, राइट? क्योंकि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिशनल में लॉकडाउन की वजह से बंद करने पड़ रहे हैं, तो ये कुछ लिमिटेशन है। 11 पॉइंट है मालिक, राइट? अब 11 में से आपको क्या सब पॉइंट लिखने हैं क्या? नहीं सर, 7 एक पॉइंट लिखे तो भी चलेगा। फटाफट इसका भी रिवीजन करा दूं क्या सर? क्या बता रहा हूं, लेकिन एकदम स्पीड में, 120 की स्पीड में सर। एवरीवन, ई बिजनेस फॉर्मेशन इजी डिफिकल्ट, सेटिंग अप कॉस्ट ज्यादा कॉस्ट कम, रिस्क इन्वॉल्व, ई बिजनेस में ज्यादा रिस्क, इसमें कम रिस्क। स्कोप सर, इसका स्कोप वास्ट है, इसका स्कोप, इसका मतलब इस साइड से बोल रहा हूं तो समझ लेना, ट्रेडिशनल का स्कोप कम है करके। कस्टमर इंटरेक्शन, यहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, यहां पे है। फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। रिसोर्स फोकस सर डिमांड साइड को करता है, ये सप्लाई साइड को करता है। ये मतलब समझ रहा है ना, ये मतलब कौन सा, ई बिजनेस, ये मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस। वेरी गुड। डिलीवरी ऑफ गुड्स, टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। यूजेस, टाइम एंड मनी, यहां पे ज्यादा सेल वैल्यू टाइम एंड मनी का होता है, यहां पे नॉट रीचेबल, अगर रहा नेटवर्क तो लोगों को यहां पे इजीली उसको डिजिटल काम आएगा करके, क्योंकि बहुत एंशिएंट टाइम से। एक्सेसिबिलिटी, अराउंड द क्लॉक, कभी भी मांगो, लेकिन ये लिमिटेड टाइम पे शॉप ओपन रहेगा। एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट रह गया था शायद, राइट? अराउंड द क्लॉक, ये 24/7 रहेगा ऑनलाइन। आप रात को 2 बजे मेरा लेक्चर देखो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अगर फेस टू फेस होता तो 8 से 10 के बीच में आओ। बारिश हो गया, आपने आपका लेक्चर मिस। ओके सर, स्कोप, एनीवे स्कोप भी पता है। मालिक खत्म किया सर, समझ रहा है क्या? एवरीवन देखो, मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, मेरे को 10-10 घंटे में पढ़ा सकता हूं। आपका कैपेसिटी है, एक लेक्चर समझा, रिवाइज किया, लर्न करो, लिख लो, खत्म करो इसको।
ओके, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स फटाफट करेंगे सर, कुछ नहीं है, 6-7 ही पॉइंट है। एवरीवन, सबका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। ई बिजनेस, सॉरी ई कॉमर्स इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजैक्शन डन ओवर द इंटरनेट एंड ई बिजनेस इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑन द इंटरनेट। सर ई कॉमर्स इन्वॉल्व, अंडरलाइन करना, कमर्शियल ट्रांजैक्शन जब इंटरनेट के थ्रू होते हैं उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। और ई बिजनेस मतलब सर ई बिजनेस इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस, अंडरलाइन बिजनेस प्रोसेस इज ऑन द इंटरनेट। आई रिपीट, जब कमर्शियल ट्रांजैक्शन डन ओवर द इंटरनेट दैट इज ई कॉमर्स, कमर्शियल ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स। लेकिन अगर बिजनेस प्रोसेस ही होता है तो उसे ई बिजनेस कहा जाता है। मीनिंग समझा क्या एवरीवन? कम ऑन बोलो मेरे को। ई कॉमर्स मीनिंग, ई कॉमर्स इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजैक्शन डन ओवर द इंटरनेट एंड व्हाट, ई बिजनेस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑन द इंटरनेट। व्हाट इज इट? E-commerce is the subset of e-business and e-business is a superset of e-commerce। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ये कहां पे आता है? ऑब्जेक्टिव में आता है। बताओ, ई कॉमर्स इज द सबसेट ऑफ ई बिजनेस, तो ई बिजनेस बड़ा है और उसका एक सबसेट क्या है सर? ई कॉमर्स है। और ई बिजनेस क्या है? सुपर सेट है। सर जाने दो सर, एक छोटा सेट है, एक बड़ा सेट है। सर क्या बोल रहे हो? लॉजिक कुछ भी हो, याद रखो, सबसेट कौन है? ई कॉमर्स ई बिजनेस का सबसेट है और ई बिजनेस सुपर क्या सेट है। ठीक है सर, खत्म। फीचर्स, ई कॉमर्स ओनली इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वेयरएज ई बिजनेस कवर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग काइंड्स ऑफ रीसेल एंड पोस्ट सेल एफर्ट्स, सब इसमें आ जाते हैं। कंसेप्ट, ई कॉमर्स इज नैरो कंसेप्ट एंड क्या रिस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग, वेयरएज मालिक ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट दैट इन्वॉल्व मार्केट सर्वेइंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड यूजिंग डेटा माइनिंग। सर कंसेप्ट पे ध्यान दो। कंसेप्ट क्या है सर? ई कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट, और मैं बोल सकता हूं ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। ई कॉमर्स नैरो कंसेप्ट, ई बिजनेस ब्रॉडर कंसेप्ट। ट्रांजैक्शन, इट कम मोर अप्रोप्रिएट टू बीसीसी, बिजनेस टू कंज्यूमर। बीसी नहीं बोला, क्या बोला? बी टू सी। एंड ये जो है कौन सा सर? ई बिजनेस, इट इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ बी टू बी ट्रांजैक्शन। सर बी टू सी ई कॉमर्स, बी टू बी बोलो सर, ई बिजनेस ढोकलो बोलो। विच नेटवर्क इज यूज? ई कॉमर्स इन्वॉल्व द मैंडेटरी टू यूज इंटरनेट एंड ई बिजनेस कैन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। सर इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट इतना सुन रहे, ये क्या फंडा है सर? इंटरनेट मतलब जो अभी आप यूज कर रहे हैं, इंट्रानेट मतलब जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सर हमारे फर्म के लोग ही वो इंटरनल लोग ही यूज करेंगे, दैट इज द इंट्रानेट। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, जब हम इंट्रानेट का कुछ एक्सेस मेरे बायर, वेंडर, सप्लायर को दे दूंगा। आई रिपीट सर, ये बाकी दुनिया से अलग रहेगा, हमारे लोगों के लिए ये इंट्रानेट, लेकिन इसमें कुछ एक्सेस दे दिया मेरे वेंडर को, सप्लायर को, कुछ थर्ड पार्टी को, तो हम, लेकिन सबके लिए नहीं, लेकिन हम इतने लोगों के लिए रहेंगे, अंदर के प्लस बाहर के, दैट इज एक्स्ट्रानेट। खत्म, समझा तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। ई बिजनेस में सिर्फ इंटरनेट आए, सॉरी ई कॉमर्स में सिर्फ इंटरनेट आएगा, ई बिजनेस में इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट तीनों आएगा। मालिक 6 पॉइंट है, 4 लिखने पड़ेंगे अगर आए तो। क्या है सर? मीनिंग में बोलो क्या था? इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजैक्शन, यहां पे बिजनेस प्रोसेस था ई बिजनेस में। ई कॉमर्स क्या है? सबसेट है किसका? ई बिजनेस का। ई बिजनेस क्या है? सुपर सेट है किसका सर? ई कॉमर्स का। ओके, सुपर में बड़ा है। फीचर्स क्या है सर? सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ रीसेल एक्टिविटी, सारी चीजें सब इंक्लूड होगा। कंसेप्ट, नैरो कंसेप्ट क्या है? ई कॉमर्स। ब्रॉडर क्या है? ई बिजनेस। ट्रांजेक्शन बी टू सी का है, बी टू सी का है बोलो ई कॉमर्स में, और बी टू बी का है ई बिजनेस में। विच नेटवर्क इज यूज? इंटरनेट ई कॉमर्स में, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट कहां पे? ई बिजनेस में। मालिक इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट क्या सर? बीपीओ एंड केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लेक्चर लास्ट तक देखना है सर। सर 12 मार्क्स लाने तो लाना है सर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। मीनिंग, BPO, business process outsourcing, refers to the outsourcing of non-primarily activity of the organization to external organization to minimize the cost and increase efficiency। सर अपने वर्ड में लिखा तो भी चले गए वाला पॉइंट। क्या सर? बीपीओ में क्या होता है? नॉन प्राइमरीली एक्टिविटी को, आपका जो नॉन कोर एक्टिविटी उसी को दूसरे मेन जो एक्सपर्ट है उनको आउटसोर्स कर दिया जाता है ताकि मिनिमम कॉस्ट लगे। और सर केपीओ इज अ काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग वेयर फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। सर नॉलेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट, वो आउटसोर्स किया जाता है थर्ड पार्टी। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सिंपल सी बात है। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सर बीपीओ क्या है? लेस कॉम्प्लेक्स है, और केपीओ क्या है? ज्यादा। केपीओ इज अ कॉम्प्लेक्स
प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। रिक्वायरमेंट, बीपीओ रिक्वायर प्रोसेस एक्सपर्टीज, केपीओ रिक्वायर नॉलेज एक्सपर्टीज। आई रिपीट, चलो एवरीवन, ये 2 पॉइंट तो होने ही चाहिए मालिक, सबका ध्यान दो, मोटिवेट रहो। 2 लोग आप हो सर, कुछ बच्चे अभी ढीले पड़ गए, लेक्चर पूरा देखना है, 4 मार्क्स, अरे 12 चाहिए कि नहीं, साल भर कुछ नहीं किया, अभी तो करो, ढोकलो, चलो ध्यान दो, इतना मेहनत ले रहे सर, क्या कर रहे हैं आप लोग। चलो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बीपीओ इज अ लेस कॉम्प्लेक्स एंड केपीओ इज अ व्हाट, हाई कॉम्प्लेक्स। रिक्वायरमेंट, बीपीओ रिक्वायर प्रोसेस नॉलेज एक्सपर्टीज एंड केपीओ रिक्वायर नॉलेज एक्सपर्टीज। सर चलो फटाफट एवरीवन ध्यान दो। टैलेंट रिक्वायर सर, बीपीओ में क्या है, बीपीओ रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल, केपीओ रिक्वायर क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफाइड एम्प्लॉय। अंडरलाइन सर, टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉय सर, कम्युनिकेशन स्किल रहेगा कहां पे मालिक, कम्युनिकेशन स्किल रहेगा कहां पे सर, बीपीओ में। और प्रोफेशनल क्वालिफाइड एम्प्लॉय कहां पे रखेंगे, केपीओ में। फोकस ऑन, बीपीओ फोकस ऑन लो लेवल प्रोसेस, केपीओ फोकस ऑन हाई लेवल प्रोसेस। एवरीवन डन क्या, एवरीबॉडी लर्न हुआ कि नहीं, बीपीओ केपीओ। इसमें कभी भी आपको दिक्कत आएंगी क्या, नहीं आएंगी सर, आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए, ध्यान दो। चलो फटाफट देख लेते हैं। मीनिंग आउटसोर्सिंग क्या सर, नॉन कोर एक्टिविटी, यहां पे क्या नॉलेज बेस्ड सर। कॉम्प्लेक्सिटी, बीपीओ में कॉम्प्लेक्सिटी लेस, केपीओ में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा। रिक्वायरमेंट, बीपीओ रिक्वायर प्रोसेस एक्सपर्टीज, केपीओ रिक्वायर नॉलेज एक्सपर्टीज। सर इंप्लॉय की बात, सर इंप्लॉय को कम्युनिकेशन स्किल चाहिए बीपीओ में, यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। फोकस ऑन, बीपीओ लो लेवल पे फोकस करेगा, केपीओ हाई लेवल पे फोकस करेगा। इसके बाद क्या बताया, लर्न डन डस्टेड, खत्म सर मालिक, खत्म सर। 12 मार्क्स के बहुत करीब जा रहे, जेब में आ रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा, सब बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 6 नो डिस्टिंग्विश, चैप्टर नंबर 6 वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डैश 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 डैश। यस सर, चैप्टर नंबर 6 नो डिस्टिंग्विश। यस सर, आगे जाते हैं सर। अभी ना यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन वगैरह, ये हम करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपका अच्छे से हुआ होगा दोस्तों। आपके लाइक्स, आपके कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं, आप शेयर करोगे तो दूसरों को मोटिवेट करेंगे। तो दोस्तों हेल्प करते रहो सबकी, ठीक है, पढ़ते रहो, सब आसान है। हर महाराष्ट्र के बच्चे तक ये वीडियो जाना चाहिए, ये उम्मीद में रखता हूँ, और आप वो कर दोगे करके, क्योंकि सबको बेनिफिट हो, यही पर्पज है, तो इतनी मेहनत ले रहे। बाकी आप तो खत्म कर दोगे, उतना पता है, भरोसा है आप पे, राइट। सेकंड पार्ट आएगा, और पहले 2 पार्ट कर लिए सर, लाइफ में 12 मार्क्स हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।